Hello and welcome to SPM IS Academy. This is APSC Prelims Current Affairs session. Today we will be taking up topic number 506 to 530. Topic number 506 is about National Green Tribunal. It has been created according to National Green Tribunal Act of 2010 for expeditious disposal of cases related to environment. तो इसको मैंडेट दिया गया है कि जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसको 6 महीने के अंदर ये डिस्पोज करे। एनजीटी का प्रिंसिपल सिटिंग है यानी कि प्रिंसिपल ऑफिस है न्यू दिल्ली में। उसके अलावा इसका ऑफिस है भोपाल में, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में, तो 4 और ऑफिसेज भी हैं। इट हैज़ ज्यूरिडिक्शन ओवर सिविल केसेस रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, नॉट क्रिमिनल केसेस। अगर कोई जंगल में जानवरों को मार रहा है तो वो एनजीटी में नहीं जाएगा, वो क्रिमिनल केस होगा। बट एनजीटी इज़ नॉट बाउंड बाई कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इट इज़ गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। आपको सुन के लगेगा कि सर इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट्स यूपीएससी में ऑलरेडी आए हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे मैंने दिया है। वैसे तो ये सिविल कोड की तरह काम करता है, लेकिन इट इज़ नॉट गाइडेड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इट इज़ गाइडेड बाय नेचुरल जस्टिस। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में ऑलरेडी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। इंडिया उनके बाद ऐसा देश बन चुका है जहां पे हमने एनजीटी बनाया, मतलब इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज़ के लिए सेपरेट ट्रिब्यूनल बनाया है। अगर एनजीटी की बात की जाए तो इट हैज़ ए चेयरमैन हु इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। It should have minimum 10 members, maximum 20 members, और some of the members should be retired judges while other members should be environmental experts। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे members जो हैं वो जुडिशियल बैकग्राउंड के होने चाहिए। environmental experts भी हों, environment field में जो experts होंगे उनको भी एनजीटी का मेंबर बनाया जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कौन कौन से कानून एनजीटी के अंतर्गत आते हैं, मतलब कौन कौन से कानून का जब वायलेशन होगा तो वो केस एनजीटी में जाएगा। तो वो हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये सब याद मत करो, ठीक है। तुमको याद ये रखना है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कानून है जो अक्सर हम देखते रहते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वो एनजीटी के अंतर्गत नहीं आता। इतना याद रखो। स्टेटमेंट आएगा तो ये आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, ठीक है। बाकी ये 6-7 एक बार देख लेना, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कानून है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, दैट डज नॉट कम अंडर एनजीटी, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 507 इज अबाउट एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, AGR। तो देखो, जो भी टेलीकॉम कंपनियां हमारे देश में जैसे कि जियो या अब तो एयरटेल है, तो इनके 2 तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं। कोर एक्टिविटीज़ होती हैं, नॉन कोर एक्टिविटीज़ होती हैं। कोर एक्टिविटीज़ यानी कि डाटा सर्विसेज जो देते हैं, कॉलिंग सर्विसेज वो देते हैं। नॉन कोर एक्टिविटीज़ में उनकी कई सारी हो सकती हैं कि उनका मान लो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने रेंट पे लगा दिया, उन्होंने कोई एसेट बेचा, कहीं से उनको डिविडेंड मिला, तो ये सब उनके नॉन कोर एक्टिविटीज़ है जो उनके बिजनेस का मेन हिस्सा नहीं है। अभी कैसा है कि अभी तक ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो अपने कोर एक्टिविटीज़ के इनकम पे ही टैक्स देती थी, लेकिन हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको अपने कोर एक्टिविटीज़ और नॉन कोर एक्टिविटीज़ दोनों के रेवेन्यू पे आपको टैक्स देना है। तो कोर और नॉन कोर एक्टिविटीज़ दोनों एक्टिविटीज़ के अगर रेवेन्यू को मिला दिया जाए तो उसको कहा जाता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, AGR। और हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यू हैव टू पे टैक्स ऑन AGR, मतलब टोटल कोर एक्टिविटीज़ और नॉन कोर एक्टिविटीज़ के रेवेन्यू पे। अर्लियर दे यूज टू पे टैक्स ओनली ऑन कोर एक्टिविटीज़। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 508 इज अबाउट स्टेट सिम्बल्स। तो स्टेट बर्ड है वाइट, हमारे आसाम स्टेट का स्टेट बर्ड है वाइट विंग्ड वुड डक। इट इज़ कैटेगराइज्ड एज इंडेंजर्ड इन IUCN रेड डाटा बुक। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, उससे एक नीचे इंडेंजर्ड कैटेगराइज है इन IUCN रेड डाटा बुक। स्टेट फ्लावर है कोपो फूल। स्टेट एक्वेटिक एनिमल है गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन, जिसको सीसू भी कहते हैं। ये गुवाहाटी सिटी ने भी इसको अपना स्टेट एनिमल बना रखा है, सिटी एनिमल बना रखा है, तो मैं करा ही चुका हूँ। स्टेट एनिमल इज़ वन हॉर्न राइनो। स्टेट ट्री इज़ होलोंग ट्री एंड स्टेट ड्रिंक इज़ टी। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 509 किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो 1998 में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ V. गुप्ता कमेटी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरुआत की गई थी।
इस किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंतर्गत जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं हमारे देश के अंदर, वो किसानों को क्रेडिट कार्ड देते हैं। क्रेडिट कार्ड मतलब जिससे किसान लोन ले सकते हैं, एडवांस में पैसा निकाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से मैक्सिमम लोन अमाउंट सैंक्शन होता है वो 3 लाख रुपए का, और इस लोन का इस्तेमाल किसान किसी भी पर्पज़ के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स, या पोस्ट हार्वेस्ट उनके एक्सपेंसेज, या अपने घर के फार्मर हाउस होल्ड के खर्चों के लिए भी वो इस किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से जो लोन मिला है 3 लाख तक का, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलता है, मतलब नॉर्मल जितना लोगों को इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है उससे 2% कम इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है किसानों को अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। और जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, इट इज़ बीइंग रन बाय नाबार्ड एंड RBI। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 510 इज अबाउट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, क्रिएटेड इन 1945 इटसेल्फ। जब यूनाइटेड नेशंस बना उसी टाइम में ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बना दिया गया। इट इज़ लोकेटेड एट पीस पैलेस इन द हेग, नीदरलैंड, एंड only United Nations member countries are eligible to put a case in International Court of Justice। और International Court of Justice बस वही केसेस लेता है where there is violation of international law। तो जहाँ पे इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन होता है बस उसी तरह के केसेस ये लेता है। तो ध्यान रखें, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। दैट वाज क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू रोम स्टैच्यूट, और ICC का मेंबर इंडिया नहीं है। उसके अलावा ICC में इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट केस लिए जाते हैं, या इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट या कंट्री के अगेंस्ट लिए जा सकते हैं फॉर वॉर क्राइम्स, जीनोसाइड। तो इस तरह के केसेस लिए जाते हैं ICC में। लेकिन ICJ में 2 देशों के बीच में अगर कोई केस हो तो ICJ में लिया जाता है। 2 देशों के बीच में केस अगर कोई इंटरनेशनल लॉ वायलेट हुआ है तो वो मामला जाता है ICJ में, 2 देशों के बीच का इंटरनेशनल लॉ वायलेशन का मामला। उसके अलावा ICC हो गया, ICJ हो गया, उसके अलावा है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड एट द हेग, नीदरलैंड। तो तीनों के तीनों हेग नीदरलैंड में ही हैं, इसीलिए हेग को जुडिशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एक्चुअली कोई कोर्ट नहीं है, ये आर्बिट्रेशन सेंटर है जो दुनिया के कंट्रीज़ को, मेंबर स्टेट्स को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या प्राइवेट पार्टीज़ को आर्बिट्रेशन या मेडिएशन सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 511 इज अबाउट सबरीमाला टेम्पल। तो सबरीमाला पिछले 1.5-2 सालों में काफ़ी न्यूज़ में रहा है सबरीमाला टेम्पल, क्योंकि 2018 सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था वेयर इट अलाउड एंट्री ऑफ वुमेन इन सबरीमाला टेम्पल विच वॉज फॉरबिडन टिल देन। तो सबरीमाला टेम्पल के बारे में जरा ब्रीफली समझ लेते हैं। इट इज़ इन केरला एंड इट इज़ टेम्पल ऑफ लॉर्ड अयप्पा। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 512 रेगुलेटरी सैंड बॉक्स। तो ध्यान से समझिएगा क्या होता है रेगुलेटरी सैंड बॉक्स। इट रेफर्स टू अ लाइव टेस्टिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज इन कंट्रोल्ड और टेस्ट रेगुलेटरी इन्वायरमेंट फॉर विच रेगुलेटर्स में परमिट सर्टेन रेगुलेटरी रिलैक्सेशंस। द टेस्ट चेक्स द वायबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर वाइडर एंड एक्सपेंसिव रोल आउट। तो समझिए, कोई भी नया प्रोडक्ट कोई ला रहा है, मान लो टेक्निकल प्रोडक्ट कोई ला रहा है कोई कंपनी, तो वो कंपनी क्या चाहती है कि पहले उसको एक छोटे से इन्वायरमेंट में किसी एक पर्टिकुलर एरिया में उसको इम्प्लीमेंट करने दिया जाए, और उस पर्टिकुलर एरिया में जो बेसिक नियम है, रेगुलेशन है, उसको थोड़ा रिलैक्स कर दिया जाए। मान लीजिए कोई कंपनी 5G सर्विसेज लेकर के आ रही है, 5G टेलीकॉम सर्विसेज, तो उसको अलाउ किया जाए कि पहले आप एक पर्टिकुलर एरिया में उसको रन कीजिए, चंडीगढ़ में रन कीजिए, और वहाँ पे अगर कोई नियम टूट भी जाता है, मान लीजिए गलती से कुछ गलत हो जाता है उसमें, तो फिर भी उस कंपनी को पेनलाइज नहीं किया जाएगा। मतलब टेस्टिंग चल रहा है, टेस्टिंग में कुछ रिलैक्सेशन दे दी जाते हैं रेगुलेशंस को लेकर के। तो वो जो इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे कोई नया डिजिटल प्लेटफॉर्म, कोई नया डिजिटल सिस्टम टेस्टिंग किया जाता है, उस इन्वायरमेंट को कहा जाता है रेगुलेटरी सैंड बॉक्स। तो इस टॉपिक के बेसिस पे UPSC ऑलरेडी इस तरह का सवाल पूछ चुकी है, इस कारण से मैंने ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स टॉपिक करा दिया है। तो हो सकता है आपसे एज इट इज़ इस तरह का सवाल पूछ लिया जाए। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, जितना मैंने बताया उसी के बेसिस पे ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, बस दिमाग लगाइए, हो जाएगा। बाकी तो आंसर तो मैं दे ही दूंगा। टॉपिक नंबर 513 इज अबाउट परमानेंट कमीशन फॉर वीमेन। ये पिछले साल न्यूज़ में था, पिछले साल फरवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया भारत सरकार को कि वीमेन के लिए भी एक परमानेंट कमीशन बनाया जाए आर्मी में।
अभी तक इस डायरेक्शन से पहले तक विमेन को आर्मी में लिया तो जाता था बट नॉट अंडर परमानेंट कमीशन, दे वेर टेकन अंडर शॉर्ट सर्विस कमीशन, यानी कि सिर्फ 14 साल के लिए उनकी अपॉइंटमेंट होती थी जिसको हम लोग कहते थे शॉर्ट सर्विस कमीशन। बट इस डायरेक्शन के बाद, इस डायरेक्टिव के बाद सुप्रीम कोर्ट के विमेन कुड ऑल्सो भी इंक्लूडेड एज मेंबर ऑफ परमानेंट कमीशन। बट ध्यान से समझिएगा, विमेन को परमानेंट कमीशन पोस्ट की तरह इंक्लूड तो कर लिया गया लाइक मेन मेंबर ऑफ आर्मी, लेकिन विमेन को अभी तक सिर्फ कमांड पोजीशन मिला है। कमांड मतलब ऑर्डर दे सकते हैं, कमांड पोजीशन जैसे ब्रिगेडियर कर्नल वाले पोस्ट मिले हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, बट विमेन को अभी तक कॉम्बैट रोल नहीं मिला है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परमानेंट कमीशन दीजिए, परमानेंट कमीशन में इनको कमांड रोल दीजिए, यानी कि ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन कॉम्बैट रोल मतलब लड़ाई करने वाला जो रोल था कि लड़ाई कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं विमेन, उस पर आर्मी ने अभी तक विमेन को कॉम्बैट रोल अलाउ किया नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब यह है कि विमेन आर टिल नाउ नॉट अलाउड फॉर कॉम्बैट रोल इन इंडियन आर्मी। अगर बात की जाए कॉम्बैट रोल की, तो जो हमारे तीनों फोर्स हैं, आर्मी, नेवी और इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, उसमें सिर्फ एयर फोर्स के अंदर वीमेन आर अलाउड टू इंगेज इन कॉम्बैट रोल। तो इंडियन एयर फोर्स में वीमेन पायलट हैं जो कॉम्बैट रोल में इंगेज होती हैं, लेकिन नेवी में नहीं है और आर्मी में अभी तक नहीं है कॉम्बैट रोल में। कमांड रोल में जरूर आ गया है आफ्टर दिस डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 514, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। तो ये जो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज है, इट इज ऑल्सो नोन एज बॉन कन्वेंशन, और बॉन कन्वेंशन का इंडिया मेंबर है सिंस 1983। और बॉन कन्वेंशन की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है जहाँ पे सारे मेंबर्स मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं, और ये बॉन कन्वेंशन की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हर 3 साल पे होती है। और जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो माइग्रेटरी स्पीसीज हैं जैसे ओलिव रिडली टर्टल वगैरह, उनके कंजर्वेशन पे फोकस किया जाता है। जो पिछला सेशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो पिछला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 13 हेल्ड इन 2020, वो इम्पॉर्टेंट था क्योंकि वो इंडिया में हुआ था। पहली बार बॉन कन्वेंशन या कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज का एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इंडिया में हुआ 2020 में। ये फरवरी महीने में हुआ था इन गांधीनगर, गुजरात, और इसका थीम था माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम। तो ये मैंने कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुए थे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुए थे कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज की, वो मैंने यहाँ लिस्ट दे रखा है। सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 13 इंडिया में हुआ था, जो गांधीनगर में हुआ था, लास्ट वाला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। उसके अलावा पहला जो हुआ था वो बॉन में हुआ था। इस कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज का पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था बॉन में, इसीलिए इस कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज को कभी कभार बॉन कन्वेंशन भी कह देते हैं। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 515, फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप। ये होने वाला था गुवाहाटी में इन नवंबर 2020, लेकिन कोरोना के कारण ये कैंसिल हो गया और अब ये पूरा का पूरा सेशन ही कैंसिल हो गया। पहले प्लान किया गया था 2021 में कराया जाएगा, लेकिन अब 2021 वाला भी कैंसिल कर दिया गया है, तो अब सीधा 2022 में होगा गुवाहाटी के अंदर फीफा अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 516, भारत नेट प्रोजेक्ट। तो 2011 में एक प्रोग्राम लाया गया था, एक स्कीम लाई गई थी जिसका नाम था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। इसी प्रोग्राम का नाम बदल दिया गया 2015 में और कर दिया गया भारत नेट प्रोजेक्ट। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं, सारे के सारे ग्राम पंचायत को 100 Mbps की नेट कनेक्टिविटी दी जाए। और इस भारत नेट प्रोजेक्ट का जो फंड आता है, दैट फंड कम्स फ्रॉम यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, USOF। ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का जो पैसा आता है, दैट कम्स एज 5% ऑफ AGR ऑफ टेलीकॉम कंपनीज। AGR मैंने ही आपको समझा, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ टेलीकॉम कंपनीज। तो ये जो टेलीकॉम कंपनियां होती हैं, उनका जो भी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता है, उसका 5% पैसा उनको एक स्पेशल फंड में डालना पड़ता है। भारत सरकार द्वारा बनाया गया स्पेशल फंड यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, उसमें इनको अपना 5% पैसा डालना होता है। और उसी 5% पैसे से, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के पैसे से, ये भारत नेट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जा रहा है।
और ये भारत नेट प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने वाली कंपनी है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 517 इज अबाउट तीताबोर। Titabar was in news because it was declared Assam's first zero waste town. It is in Jorhat district. जीरो वेस्ट टाउन डिक्लेयर होने के लिए किसी भी टाउन को कम से कम अपना 80% वेस्ट को रिसाइकल करना होगा, तभी जाकर के उसको जीरो वेस्ट टाउन कहा जा सकता है। उसको प्रोसेस करना होगा कम से कम 80% वेस्ट को। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 518 इज अबाउट सार्क कंट्री, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। सार्क इज अमंगस्ट साउथ एशियन कंट्रीज। साउथ एशियन कंट्रीज हैं ये 8, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव। ये हैं 8 कंट्री जो साउथ एशियन कंट्री जिन्होंने आपस में ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है सार्क। सार्क की पहली मीटिंग हुई थी 1985 में इन ढाका। सार्क का हेड क्वार्टर है इन काठमांडू, नेपाल। और सार्क की जो आखिरी समिट होने वाली थी 2016 में होने वाली थी, वो सार्क की 19th समिट होती। लेकिन सार्क के 19th समिट के कुछ ही पहले उरी अटैक हो गया इंडिया के अंदर, और ये जो सार्क की 19th समिट होने वाली थी वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में होने वाली थी, और इंडिया के अंदर इस समिट के कुछ ही दिनों पहले उरी अटैक हो गया। तो इंडिया ने ये सार्क समिट में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया। तो बाद में इंडिया के पीछे पीछे कई सारे बाकी कंट्रीज ने भी इस सार्क समिट में 19th सार्क समिट में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया। अकेला नेपाल ऐसा देश बच गया था जो इस सार्क समिट से उसने विड्रॉ नहीं किया था। तो इसी कारण से ये सार्क समिट को कैंसिल कर दिया गया, 19th सार्क समिट को कैंसिल कर दिया गया। और तब से इंडिया ने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया सार्क समिट को वो दोबारा कराने में, इसलिए अभी तक ये सार्क समिट दोबारा हुई है नहीं। तो तब से 2016 से ही जब से उरी अटैक हुआ तब से सार्क समिट डिसबैंडेड किए हुए हैं। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 519 इज अबाउट आर्टिकल 371B। तो देखो, जब 2 साल पहले आर्टिकल 370 को डी ऑपरेशनलाइज किया गया था जम्मू कश्मीर के लिए, तो बहुत सारे इस पे रिलेटेड आर्टिकल आए थे कि क्या आर्टिकल 371 को भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल पावर्स देता था, वैसे ही आर्टिकल 371 के अंदर कई सारे स्टेट्स को स्पेशल पावर दिए गए हैं। तो आर्टिकल 371 के अंदर कई सारे आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 371A से लेकर के आर्टिकल 371J तक। आर्टिकल 371 गिव्स स्पेशल पावर टू महाराष्ट्र एंड गुजरात टू लुक आफ्टर द एरियाज लाइक विदर्भा, मराठावाड़ा, कच्छ। आर्टिकल 371A इज अबाउट नागालैंड, 371B इज अबाउट आसाम। मैं इसी के लिए करा रहा हूँ, बस आर्टिकल 371B के लिए करा रहा हूँ क्योंकि इट टॉक्स अबाउट आसाम। बाकी सब तो आपको बस ऐसे समझाने के लिए बता दिया कि जिस तरह से आर्टिकल 370 देता है स्पेशल पावर जम्मू कश्मीर को देता था, वैसे आर्टिकल 371 से लेकर के 371A to J ये स्पेशल पावर देता है टू डिफरेंट स्टेट्स, स्पेशल पावर या फंक्शन देता है डिफरेंट स्टेट्स को। And these articles have been inserted to the constitution as a result of different amendments। तो इन तमाम 371A से लेकर के 371J तक के जो आर्टिकल्स, उसमें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 371B विच इज़ अबाउट असम। तो आर्टिकल 371B it was inserted into Indian Constitution as a result of 22nd Amendment Act 1969। इसके अंतर्गत क्या प्रोविजन है वो भी समझिए। The President may provide for the constitution and function of a committee of the assembly consisting of members elected from the state's tribal area। तो हमारे स्टेट के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, उन ट्राइबल एरियाज़ के जो मेंबर्स MLAs स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं, उनको लेकर के एक स्पेशल कमेटी बना सकते हैं प्रेसिडेंट, और उस कमेटी को कुछ स्पेशल फंक्शंस दिए जा सकते हैं, पावर्स दिए जा सकते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी इन असम। ये था प्रोविजन आर्टिकल 371B का। टॉपिक नंबर 520 इज अबाउट लोकपाल एंड लोकायुक्तास। तो लोकपाल एंड लोकायुक्तास आर स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट ऑफ 2013। तो लोकपाल होते हैं नेशनल लेवल पे और लोकायुक्ता होंगे स्टेट लेवल पे, जिनका काम होगा कि करप्शन से रिलेटेड मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करें और प्रोसिक्यूट करें। तो जो लोकपाल होंगे वो इवन प्राइम मिनिस्टर तक के खिलाफ करप्शन केसेज होंगे तो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, जबकि लोकायुक्ता होंगे वो अगर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ स्टेट में अगर कोई करप्शन के केसेज होंगे तो वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। टर्म है लोकपाल का 5 साल तक या तो 70 ईयर्स, जो भी इसमें से पहले होगा दैट विल लीड टू रिटायरमेंट ऑफ द लोकपाल।
देखिए, लोकायुक्ता एक्ट तो 2013 में ही पास कर दिया गया था, लेकिन लोकपाल चुने नहीं गए थे बहुत समय तक। उसके पीछे कारण ये था कि जो सिलेक्शन कमेटी थी लोकपाल की, उस कहती थी कि इसके चेयरमैन होंगे प्राइम मिनिस्टर, उसके अलावा मेंबर्स होंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा। पहले ये लिखा हुआ था लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा। तो कोई भी अपोजिशन पार्टी थी ही नहीं टेक्निकली लोकसभा के अंदर, क्योंकि अपोजिशन पार्टी बनने के लिए कम से कम 10% सीट होनी चाहिए। तो टेक्निकली देयर वाज नो अपोजिशन पार्टी, तो इस कारण से देयर वाज नो लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी। तो इस चीज़ को अमेंड करके कर दिया गया लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा। तो कौन कौन से मेंबर हैं? प्राइम मिनिस्टर है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड वन एमिनेंट जूरिस्ट। ये 5 लोग मिल करके लोकपाल को चुनते हैं। तो लोकपाल और उनके बाकी तमाम, लोकपाल के अंदर कैसा होगा, एक चेयरमैन होंगे हु विल बी आइदर फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एमिनेंट पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज इन द मैटर्स ऑफ रिलेटेड टू एंटी करप्शन। उसके अलावा इसके 8 मेंबर्स होंगे। 8 मेंबर्स में से 50% मेंबर जुडिशियल बैकग्राउंड से होंगे, बाकी 50% मेंबर शुड बी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी और विमेन। जो मौजूदा लोकपाल हमारे हैं वो हैं पिनाकी चंद्र घोष जी। अगर आसाम की बात की जाए तो आसाम के अंदर ऑलरेडी बहुत पहले से ही लोकपाल और लोकायुक्ता है, अकॉर्डिंग टू आसाम लोकायुक्ता एंड उप लोकायुक्ता एक्ट ऑफ 1985। देखिए, ये 2013 में कानून ला करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैंडेट किया कि भाई जिस स्टेट्स में लोकायुक्ता नहीं है वहाँ पे लोकायुक्ता लाया जाए। लेकिन असम के अंदर ऑलरेडी एक कानून था पहले से 1985 में, जिसके हिसाब से हमारे यहाँ पे लोकायुक्त और उप लोकायुक्त थे। लेकिन ये जो हमारे स्टेट के जो लोकायुक्ता हैं, ये चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उस कानून में यही लिखा था 1985 वाले में कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 521 इज अबाउट असम दर्शन स्कीम। दिस स्कीम हैज़ बीन ब्रॉट टू प्रमोट टूरिज्म इन असम एंड टू पॉपुलराइज कल्चरल नेचुरल प्लेसेज इन असम। इसके अंदर 4 कंपोनेंट हैं मेनली। एन्यूटी ग्रांट, मतलब हर साल जो ग्रांट दिया जाता है देवालियास को, उसको 2 लाख रुपए तक बढ़ा के कर दिया गया है। 2 लाख टू ईच रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, एन्यूटी ग्रांट। इम्प्रूविंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द नेचुरल हिस्टोरिकल प्लेसेस, उसके लिए 50 लाख रुपए पर डेस्टिनेशन खर्च किया जाएगा। तो देवालियास को 2 लाख रुपए एन्यूटी दिए जाएंगे हर साल, मतलब हर साल 2 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि वो अपने आप को मेंटेन रख सकें। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस उनको एक बार वहाँ पे 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। 800 रिलीजियस प्लेसेस विल बी गिवन 10 लाख टू इम्प्रूव देयर की इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक टॉयलेट्स, garbage disposal and improved connectivity like roads and everything will be created under this Assam Darshan scheme। तो मेंस में भी ये काम आ जाएगा। अगर कभी सवाल आ जाए कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए असम सरकार ने कौन सा स्टेप लिया है, वहाँ पे असम दर्शन स्कीम को आप लिख सकते हैं। इसके अंदर टोटल 915 रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को अपग्रेड किया जा रहा है विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ 710 करोड़। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 522 इज अबाउट थीम ऑफ काजीरंगा, थीम सॉन्ग ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा के लिए एक थीम सॉन्ग बनाया गया है, काजीरंगा काजीरंगा जेनाई सो मनमोहा। दिस सॉन्ग हैज़ बीन कंपोज्ड एंड संग बाय मृदु स्मिता गोगोई एंड दिस हैज़ बीन स्पॉन्सर्ड बाय आसाम स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। ये सॉन्ग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, एक बार 2 मिनट सुन लेना, ठीक है। चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 523 इज अबाउट मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP। This is the rate at which the government buys grains from the farmer. This rate is announced before the sowing season itself. तो सोइंग सीजन से पहले ही MSP अनाउंस कर देती है। MSP कौन डिसाइड करता है वो भी ज़रा समझिए। MSP इज फिक्स्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो एक कमीशन है CACP, ये रिकमेंड करती है कि सर इन क्रॉप्स के लिए इतना MSP होना चाहिए, और ये रिकमेंडेशन जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को, और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स फाइनली डिसीजन लेती है। तो रिकमेंडेशन होता है CACP का और डिसीजन, फाइनल डिसीजन होता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का। जो पिछला खरीफ सीजन स्टार्ट हुआ था जुलाई महीने में, उसके लिए 23 क्रॉप्स को MSP अनाउंस किया था भारत सरकार ने, और MS स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशन पे अब भारत सरकार ने ये नियम बना दिया है कि MSP विल बी 1.5 टाइम्स ऑफ द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो भी किसान का खर्चा है उसका कम से कम 1.5 टाइम्स हम लोग MSP अनाउंस करेंगे। दिस अनाउंसमेंट हैज़ बीन मेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ MS स्वामीनाथन कमेटी। वही MS स्वामीनाथन जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं।
टॉपिक नंबर 524 ब्लू डॉट नेटवर्क। ब्लू डॉट नेटवर्क जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है जो यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिल करके अनाउंस किया था एट इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम इन बैंकॉक। सो ये जो ब्लू डॉट नेटवर्क है, इट इज़ बीइंग सीन एज अ कॉम्पिटिटर टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 525 क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप। तो ये क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप से कंफ्यूज मत हो जाना, ये क्वाड ग्रुप नहीं है, ये अलग है। क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप QCG इज डिफरेंट। इट इज़ 4 नेशन ग्रुप वर्किंग ऑन रिकन्सिलिएशन इन अफगानिस्तान। मतलब अफगानिस्तान को सेटल करने के लिए, पीस लाने के लिए ये 4 देशों की ग्रुपिंग बनाई गई है बाय US, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप। तो अफगानिस्तान तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के लिए, इसलिए ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप के मेंबर्स हैं अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान एंड US। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 526 इज अबाउट भारत स्टेज 6 नॉर्म्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में ही ऑर्डर दे दिया था भारत सरकार को कि 2020 में हम लोग सीधा भारत स्टेज 6 नॉर्म्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो उस टाइम में भारत स्टेज 4 एप्लीकेबल था और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद हम सीधा भारत स्टेज 4 के बाद भारत स्टेज 6 में जंप कर गए हैं। वी हैव जंप्ड कम्प्लीटली और बाईपास कम्प्लीटली भारत स्टेज 5 नॉर्म्स। जो भारत स्टेज नॉर्म्स हैं ये इमिशन नॉर्म्स हैं। दे सेट स्टैंडर्ड फॉर 2 व्हीलर, 4 व्हीलर एंड फ्यूल्स। तो फ्यूल का भी अपना एक स्टैंडर्ड होता है। उसके अलावा 4 व्हीलर और 2 व्हीलर्स का भी स्टैंडर्ड होता है, उसको हम लोग कहते हैं भारत स्टेज नॉर्म्स। दिस भारत स्टेज नॉर्म्स हैव बीन developed in line with European stage norms regarding emissions, automobile emissions। तो यूरोपियन स्टेज नॉर्म्स जिस तरह के हैं एज इट इज़ हमने भारत स्टेज नॉर्म्स डेवलप किए। भारत स्टेज 6 को अडॉप्ट करने से फ़ायदा हमें क्या क्या होगा? पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का इमिशन कम होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का इमिशन कम होगा। एक और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, दिग्बोई मार्केटिंग टर्मिनल ऑफ आसाम बिकेम द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ द कंट्री टू सप्लाई BS6 फ्यूल। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 527 इज अबाउट इनसाइट मिशन। तो इनसाइट मिशन वाज सेंट बाय नासा इन मई 2018। इट वाज सेंट ऑन मार्स सरफेस टू स्टडी मार्स सरफेस। इट विल स्टडी द इंटीरियर ऑफ द मार्स। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। इनसाइट वैसे पुराना हो गया है, अभी हाल फिलहाल में तो परसिवरेंस चल रहा है नासा का। टॉपिक नंबर 528 इज अबाउट नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। तो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को समझने से पहले ज़रा समझिए कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होते हैं। तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स वो होते हैं जिसका टेक्निकल परफॉर्मेंस होता है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट होता है। जैसे आप अगर इंडस्ट्री में जाते हैं तो जंप सूट पहन के जाते हैं, उनको कहा जाएगा टेक्निकल टेक्सटाइल। जैसे एस्ट्रोनॉट जब ऊपर जाते हैं स्पेस में तो वो इस तरह का एस्ट्रोनॉट सूट्स पहन के जाते हैं, जंप सूट्स, उसको कहा जाएगा टेक्निकल टेक्सटाइल। तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर देयर टेक्निकल परफॉर्मेंस। तो हमारा देश जो है वो ज़्यादातर टेक्निकल टेक्सटाइल इंपोर्ट करता है हमारा देश। तो इसी को चेंज करने के लिए लॉन्च किया गया है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, जिसमें 1480 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ओवर ए पीरियड ऑफ 4 years फ्रॉम 2020 टू 2023-24। इन 4 साल में 1480 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ताकि इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाया जा सके टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्शन में। करेंटली वी इंपोर्ट मोस्ट ऑफ आवर टेक्निकल टेक्सटाइल्स। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 529 इज अबाउट डीलिमिटेशन कमीशन। तो आर्टिकल 82 of the Constitution says that Parliament will enact a delimitation commission after every census। तो डिलिमिटेशन कमीशन का काम क्या होता है? टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन अ वे दैट पॉपुलेशन ऑफ ऑल सीट्स सो एज फार प्रैक्टिकेबल इज द सेम। सरल शब्दों में कहें तो हर बार सेंसस होगी 10 साल पे, और सेंसस के बाद पॉपुलेशन के हिसाब से जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं या लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनको इस तरह से रीअरेंज करे ये डीलिमिटेशन कमीशन कि लगभग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मोर और लेस पॉपुलेशन बराबर हो। ठीक है, कोशिश यही की जाती है। तो हर सेंसस के बाद, जनगणना के बाद पता चल गया कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग हैं, तो उसको इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीअरेंज किया जाए। ये काम है डीलिमिटेशन कमीशन का, ताकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मोर और लेस पॉपुलेशन लगभग बराबर हो। तो हर बार कैसा होता था कि जब जब सेंसस होता था तब डीलिमिटेशन कमीशन बनाए जाते थे। जैसे 1951 के सेंसस के बाद डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया 1952 में अकॉर्डिंग टू ए लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। फिर 1961 के बाद 63 में बनाया गया, 71 के बाद 73 में बनाया गया,
फिर क्या हुआ, 71 के बाद जब 73 में डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया, उसके बाद बहुत सारे साउथ इंडिया के स्टेट्स ने प्रोटेस्ट किया कि भाई हम पॉपुलेशन को बढ़ा नहीं रहे हैं, हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रखा है, नॉर्थ इंडिया वाले पॉपुलेशन बढ़ाए जा रहे हैं और इस कारण से उनको ज़्यादा ज़्यादा लोकसभा में सीटें मिल रही हैं। ऐसे तो फिर हमारे साथ गलत हो जा रहा है, हम अच्छा काम कर रहे हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखे हैं, लेकिन उसका हमें नुकसान हो जा रहा है। तो इस कारण से 1973 के बाद से डिलिमिटेशन कमीशन को रोक दिया गया था एक बार के लिए, ठीक है, कि चलो अभी रीअरेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही रखेंगे। लेकिन फिर 2001 सेंसस के बाद 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया, क्योंकि ये जो रोका गया था वो बस 20 सालों के लिए रोका गया था। फिर 2001 के सेंसस के बाद 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया। और डिलिमिटेशन कमीशन का काम तो आप जानते हैं, रीऑर्गेनाइज करना स्टेट बाउंड्रीज को। लेकिन ये जो 2002 का जो डिलिमिटेशन कमीशन था, इसको मैंडेट दिया गया कि आप 1991 के सेंसस के हिसाब से बाउंड्री को रीऑर्गेनाइज करें, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को रीऑर्गेनाइज करें, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, और लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीऑर्गेनाइज करें। 2002 का डिलिमिटेशन कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ 1991 सेंसस। लेकिन ये जो 2002 का डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था, इसने अपना काम शुरू किया ऑन द बेसिस ऑफ 1991 सेंसस। इसने अपना रिपोर्ट दे दिया और उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया गया 2008 में। लेकिन ये जो 2002 का जो सेंसस हुआ था, डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था, उसने 4 स्टेट्स में, 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना काम नहीं किया था। डिलिमिटेशन कमीशन हैड नॉट हैपेंड इन 4 स्टेट्स, दैट इज असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी इशूज़ थे, लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ थे। तो देखिए करंट न्यूज़ बस यही है कि उस टाइम में लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ थे, लेकिन अब तो शांति है। तो इस कारण से अब हमारे स्टेट्स में, इन 4 स्टेट्स में डिलिमिटेशन कमीशन को वापस से लगाया गया है, ताकि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को और लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को रीअरेंज करें इन 4 स्टेट्स में। तो देखिए न्यूज़ क्या था, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इन आसाम एंड 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑर्डर्ड डिलिमिटेशन of Assembly of Lok Sabha constituencies were deferred in 2008 over law and order situation। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 530 अबाउट न्यू मूर आइलैंड। तो न्यू मूर आइलैंड यहाँ पे है कहीं पे, देखो बे ऑफ बंगाल में, छोटा सा आइलैंड था जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूटेड था। अब ये धीरे धीरे डूब गया है, तो वो डिस्प्यूट भी खत्म हो गया, लेकिन व्हेन इट वाज देयर इट वाज डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। ये आज का आखिरी टॉपिक है, कल हम लोग इससे आगे चलेंगे। एक और बात है, कई सारे स्टूडेंट्स अब रेस्टलेस हो रहे हैं कि सर इतना सारा टॉपिक हम याद कैसे करेंगे। तो आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मैं 1-2 दिनों में एक सेशन रखूँगा जिसमें इतने सारे टॉपिक्स को कैसे याद रखा जा सकता है और कैसे उसको एग्ज़ाम में उसको यूज़ करेंगे, वो सब मैं आपको एक सेशन में बताऊँगा, एक यूट्यूब में वीडियो रिलीज़ करके मैं आपको बताऊँगा। तो परेशान नहीं होना, ये सब आराम से हो जाएगा। सो कीप वर्किंग टिल देन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड नाइट।